से बैठा, हड्डी टूट गई। कुछ सामान खींचा कि हड्डी टूट गई। अभी किसी को मारा थप्पड़, लेकिन हड्डी टूट गई। यानी इतना जल्दी जो फ्रैक्चर हो जाए जिसके अंदर, ऐसा रोग जिसका नाम है ऑस्टियोपोरोसिस, यानी हड्डियों के टूटने का क्रम अधिक होना। सामान्यतः हड्डी शरीर के अंदर एक ढांचा निर्माण करती है, हमारी गति को प्रदान करती है, स्पीड बनाती है। लेकिन जब ये हड्डी कमजोर हो जाती है तो यही हड्डी हमारे को बिस्तर पर डालने का एक बहुत बड़ा कारण बन जाती है। और आज आपने कॉमन देखा होगा कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ऑस्टियोपोरोसिस हो गया है, ये सामान्य बात आने लगी है। पहले तो कभी 70-80 साल के अंदर हड्डियां कमजोर हो गई ऐसा सुनने को मिलता था, लेकिन अब तो 35 और 40 साल के अंदर ही ऑस्टियोपोरोसिस शुरू हो जाता है, यानी हड्डियों का घनत्व कमजोर हो जाता है। और ऐसा भी मैंने देखा है कि बहुत कम उम्र का, यानी जो बच्चा अभी साल भर का भी नहीं है, माना साल 2 साल का ही है, उसको गोदी में उठाते ही अगर ऐसे बिठाया और थोड़ा सा भी जोर से गिर गया, माना मुश्किल से 2 इंच 3 इंच 2 इंच से ही अगर गिर गया तभी हड्डी टूट जाती है। ऐसी स्थिति भी हमने देखी है। तो आज हम बात कर रहे हैं ऑस्टियोपोरोसिस की। तो आज मैं आपको बताऊंगा ऑस्टियोपोरोसिस के प्रकार क्या है, इसके चरण क्या है, यानी स्टेप्स क्या है, स्टेजेस क्या है, इसके लक्षण क्या क्या होते हैं, कारण क्या होते हैं, इसका बचाव क्या है, इसका उपचार क्या है, और साथ ही साथ बताऊंगा इसमें मिथ्स क्या है, यानी इसकी भ्रांतियां क्या है। तो अब मैं बात करता हूं ऑस्टियोपोरोसिस के प्रकार। इसमें मुख्य रूप से 4 प्रकार होते हैं। पहला होता है प्राथमिक ऑस्टियोपोरोसिस, मतलब प्राथमिक ऑस्टियोपोरोसिस का संबंध है जो सामान्य उम्र बढ़ते बढ़ते जो प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। पुरुष की अपेक्षा महिलाओं के अंदर ये अधिक समस्या आती है। क्यों? क्योंकि उनका जो मासिक धर्म होता है, जो उनका मंथली साइकिल होता है, उसके बाद जैसे जैसे वो बंद होने की स्थिति में होता है, यानी 35 मतलब 40 साल 45 साल के बीच में होता ही है, सभी महिलाओं को मंथली साइकिल शुरू होगा तो एक बार बंद होगा। ये हार्मोनल चेंजेस है, मोनोपॉज जिसको कहते हैं। जैसे जैसे मोनोपॉज की एज आती है हड्डियां कमजोर होना शुरू हो जाती हैं, और उन महिलाओं में ज्यादा अधिक होती है जिनके बच्चे बहुत कम होते हैं, 2 बच्चे हैं, 1 बच्चा है। उन महिलाओं को ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या अधिक होती है। या फिर वो महिलाएं जिनके गर्भपात अधिक हुए हों, नॉर्मल डिलीवरी नहीं, गर्भपात अधिक हुए हों, ऐसी महिलाओं को भी ये ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या बहुत अधिक आती है। तो पहला है कारण प्राथमिक ऑस्टियोपोरोसिस, यानी प्राइमरी ऑस्टियोपोरोसिस, और दूसरा है इसका प्रकार माध्यमिक ऑस्टियोपोरोसिस, मतलब सेकेंडरी ऑस्टियोपोरोसिस। ये किनको आता है? तो ये कुछ बीमारियों से संबंधित आता है, जैसे हाइपरथायराइडिज्म हो गया, लिकोमिया हो गया, इस प्रकार की बीमारियों के कारण होता है। हमने एक लंबे समय तक, 6 महीने से अधिक समय तक जब इन रोगों की दवाइयों का सेवन करना शुरू कर देते हैं तो फिर हड्डियां कमजोर होना शुरू हो जाती हैं, जो सेकेंडरी ऑस्टियोपोरोसिस के नाम से जानी जाती है। तीसरा है ऑस्टोजेनेसिस इम्परफेक्टा। ये बहुत ही कम होता है, रेयर होता है, लेकिन ये बच्चों के अंदर इस प्रकार का होता है, और ये 8 से 14 वर्ष की आयु में बच्चों में सबसे अधिक पाया जाता है। और होता क्या है, जैसा मैंने आपको बताया, थोड़ा ही झटका लगते ही, मतलब थोड़ा ही, तुरंत वो हड्डी टूट जाती है इसकी, ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा। मतलब ये ऐसा दुर्लभ रोग है जो बच्चे के अंदर, आपने जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया कि अगर आप गोदी में उठा करके नीचे रख रहे हैं तो तुरंत फ्रैक्चर हो जाएगा। और इसी तरह से चौथा प्रकार है वो है इडियोपैथिक जुवेनाइल ऑस्टियोपोरोसिस, जिसकी बात मैंने बोली, यानी इससे पहले वाला जो बोला था ऑस्टोजेनेसिस इम्परफेक्टा, ये तो 8 साल से कम उम्र के अंदर ही हो जाता है, लेकिन ये चौथा कारण है, ये 8 से 14 साल की उम्र के अंदर होता है। इनके मेडिकल साइंस किन्हीं विशेष कारणों पर अभी तक नहीं पहुंच पाई है, लेकिन हाँ जेनेटिक कारण इसके साथ होते हैं। कहीं ना कहीं प्रेगनेंसी के दौरान कोई प्रॉब्लम आई होगी, इसीलिए ये इस प्रकार का रोग आ गया। कोई जीन्स में खराबी आ गई, इसके कारण से ऐसा हो गया, लेकिन इसके कोई बहुत कारण आधुनिक विज्ञान अभी तक सर्च नहीं कर पाया है। तो अब मैं बात करूंगा कि इसके स्टेजेस क्या है, ऑस्टियोपोरोसिस की स्टेज क्या होती है। तो जो पहली स्टेज है वो है ऑस्टियोपोरोसिस की शुरुआत,
यानी 30 साल की उम्र में ही इसकी शुरुआत हो जाती है। लेकिन अक्सर इसके जो सिम्टम है, जो लक्षण है, वो 30 साल की उम्र के अंदर बहुत ज्यादा ध्यान में नहीं आते, लेकिन जल्दी जल्दी कहीं हड्डी टूट गई, कोई इस प्रकार का हो गया, हम इसको शब्द प्रयोग कर देते हैं ऑस्टियोपीनिया, यानी रिस्क फैक्टर ज्यादा बढ़ गया है। फिर है दूसरा चरण। ये दूसरा चरण ऑस्टियोपोरोसिस का, ये 35 साल की उम्र के बाद आता है, 35 साल की उम्र के बाद। और जैसा मैंने कहा, महिलाओं के अंदर ये अधिक होता है जब पुरानी और नई हड्डियों का संतुलन बिगड़ने लगता है। दूसरे चरण में नई हड्डी का गठन होने से पुरानी हड्डी का टूटना ज्यादा तेज हो जाता है। फिर है तीसरा चरण। इस चरण में पहली बार ऑस्टियोपोरोसिस के ध्यान देने योग्य लक्षण सामने आते हैं, जो आमतौर पर 45 से 55 साल की आयु में लोगों को प्रभावित करते हैं। ये मोनोपॉज का टाइम होता है जिस समय पर अधिक नजर आता है। और चौथा कारण है डायरेक्ट फ्रैक्चर होना, यानी कुछ लक्षण निरंतर दर्द के साथ होते हैं, इसमें दर्द अधिक आ जाता है। ज्यादातर देखा होगा 45-50 साल की उम्र, 55 साल की उम्र के अंदर कि हड्डियों के जोड़ हैं, उनके अंदर सूजन भी आती है और दर्द भी आने लगता है, यानी दोनों इस प्रकार के शामिल हो जाते हैं। तो ये चारों चरण क्रमबद्ध तरीके से हैं, इनके अंदर बहुत ज्यादा अंतर नहीं किया जा सकता, लेकिन मेडिकल की भाषा में हम इन 4 चरणों के अंदर इसको जोड़ देते हैं। अब इसके सिम्टम्स क्या आते हैं, लक्षण क्या आते हैं, थोड़ा इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। शुरुआत इनिशियली, क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस का सामान्यतः लक्षण एक ही होता है, फ्रैक्चर, जो एक छोटी सी घटना पर हो जाए, लेकिन उससे पहले ये कुछ सिम्टम्स देता है। जैसे पहला है मसूड़ों का ढीलापन होना। ये जो हमारे मसूड़े हैं, ये ढीलापन होना शुरू हो जाते हैं। ये मतलब हमारी रिसर्च में ऐसा पाया गया है कि मसूड़ों के ढीले हो रहे हैं। दूसरा है पकड़ने की क्षमता में कमजोरी, यानी ग्रिपिंग पावर कम हो जाती है, दर्द आने लगता है। तीसरा है नाखून की कमजोरी या उनका भुरभुरापन। देखने पर ऐसे देखेंगे तो नाखून कमजोर हो रहे हैं या भुरभुरे हो रहे हैं, तो ऐसा ये मुख्य रूप से ये इसके लक्षणों के अंदर आता है। और फिर रीढ़ की जो हड्डी है, यानी हड्डियों के साथ भी जुड़े हुए कुछ इसके लक्षण हैं, जिनमें से एक है लंबाई का कम होना। रीढ़ की हड्डी का संकुचन आपकी लंबाई को प्रभावित करता है। यह ऑस्टियोपोरोसिस के सबसे महत्वपूर्ण लक्षणों में से एक है। दूसरा लक्षण, जैसा मैं बार बार कह रहा हूं, फ्रैक्चर होना, यानी हड्डियों का नाजुक होना, यह भी इसका कारण है। तीसरा है पीठ या गर्दन में दर्द होना, कमर के अंदर दर्द हो गया, गर्दन में दर्द हो गया, यह भी ऑस्टियोपोरोसिस के कारण हो सकता है। और चौथा है झुकी हुई अवस्था, जो रीढ़ है उसकी अवस्था झुकी हुई जब हो जाती है, यह भी ऑस्टियोपोरोसिस के लक्षणों में होता है। अब बात करता हूं इसके कारणों की, कि ऑस्टियोपोरोसिस के कारण क्या होते हैं। सामान्यतः ऑस्टियोपोरोसिस का एक बड़ा कारण है, वो है शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाना, यानी अगर कैल्शियम की कमी होगी तो ऑस्टियोपोरोसिस होगा। लेकिन लंबे समय तक उच्च खुराक में मौखिक, माने स्टेरॉइड्स की बात मैं करूंगा, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की बात करूंगा, का उपयोग अगर किया हो, जिस व्यक्ति ने स्टेरॉइड्स अधिक लिए हो, यह भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। फिर है सूजन, हार्मोन से संबंधित स्थितियां, कुछ है कुपोषण, पुअर डाइजेशन, ये चीजें भी इसके कारणों में आती हैं। लेकिन बहुत बड़ी बात है, जो गरीब है वो न खाने के कारण से उसको ऑस्टियोपोरोसिस हुआ, ये तो एक चीज हो सकती है। लेकिन आज देखने को मिलता है जो खाने पीने वाले परिवार हैं, अच्छा खाते पीते हैं, उनके घरों में भी ऑस्टियोपोरोसिस पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है। और अनेक बार वो विटामिन डी, विटामिन सी, कैल्शियम वगैरह के प्रयोग करने के बाद भी उनको ऑस्टियोपोरोसिस रहता है, तो उसका एक बड़ा कारण है, और वो है पाचन का खराब होना। जब डाइजेशन खराब होता है तब आपने दूध तो पिया, आपने दूध के पदार्थ भी खाए, आपने हरी सब्जियां भी खाई, आपने फल भी खाए, लेकिन पाचन ठीक नहीं था, हड्डियों के अंदर कैल्शियम पहुंचा नहीं। फिर धूप, यानी सूर्य का प्रकाश आपको नहीं मिल रहा है पर्याप्त। आज की लाइफ ऐसी हो गई है, लाइटों में रहती है, अंधेरे में रहती है, आर्टिफिशियल लाइट के अंदर रहती है, विटामिन डी मिलेगी कैसे? विटामिन डी तो सूर्य के प्रकाश में ही मिलती है।
तो सूर्य के प्रकाश में इसीलिए नहीं जाते क्योंकि सनबर्न हो जाएगा, डर लगता है, या जाने की स्थिति नहीं बनती है। शहरों के अंदर लोग फ्लैट्स में अधिक रहते हैं और फ्लैट में रहने के कारण से सूर्य का प्रकाश मिलता नहीं और विटामिन डी की कमी हो जाती है और वो इस प्रकार की प्रॉब्लम से वो अधिक प्रभावित हो जाते हैं। साथ ही साथ बॉडी मास इंडेक्स अगर ठीक नहीं होता तब भी ऑस्टियोपोरोसिस का कारण बनता है और ज्यादा धूम्रपान, शराब, नशे की आदत ऐसे लोगों को भी ऑस्टियोपोरोसिस का कारण रहता है। एक और भी है, जिन लोगों ने अधिक सेक्सुअल एक्टिविटीज की हो, अननेचुरल सेक्सुअल एक्टिविटीज की हो, उनको भी हड्डियों की कमजोरी रहती है और खासकर बच्चों में बहुत जल्दी उनको गंदी आदतें लग जाती हैं और वो भी ऑस्टियोपोरोसिस का कारण बनती हैं। अब बात आती है प्रिवेंशन, यानी ऑस्टियोपोरोसिस को रोकने के लिए क्या किया जाए। तो जो मैंने इसके कारण बताए उन कारणों पर काम कर लेंगे तब फिर वो प्रिवेंशन में आ जाएगा। क्या प्रिवेंशन में आ जाएगा? कैल्शियम और विटामिन डी हमें पर्याप्त मात्रा में मिले, इसके लिए हमें धूप का एक्सपोजर, सूर्य की रोशनी में रहना, ये बहुत आवश्यक है। फिर एक कम फैट वाले ऐसे डेयरी उत्पाद जो हमारे लिए मतलब कैल्शियम को बढ़ाने वाले हैं, उनका अधिक प्रयोग करना चाहिए। पत्तेदार सब्जियां हैं, सारे फल हैं, सीजन के फल हैं, इनका प्रयोग पर्याप्त मात्रा में करना चाहिए। लेकिन जो आर्टिफिशियल यानी जो मेडिसिन है, आधुनिक मेडिसिन, उसका प्रयोग कम से कम करना चाहिए। इसकी जगह पर होम्योपैथ की मेडिसिन आपके लिए उपयोगी हो सकती है, आयुर्वेद की कैल्शियम की दवाएं हो सकती हैं। चूने का पानी सबसे बढ़िया कैल्शियम है, चूने का पानी, यानी 2 लीटर पानी, 3 से 4 लीटर पानी में एक प्रयोग बता रहा हूं आपको। चूने का पानी तैयार करने का एक तरीका बता रहा हूं कि एक मटका लीजिए 4 से 5 लीटर पानी रखने वाला, उसके अंदर 2 से 2.5 लीटर पानी डालिए। उस पानी में 50 ग्राम कच्चा चूना, जिससे व्हाइट वॉश करते हैं वो वाले चूने की बात कर रहा हूं, 50 ग्राम वो चूना आप उसके अंदर डालिए और उसको कम से कम 48 घंटे रखिए। तो पहले 24 घंटे उसको हिलाइए, अगले 24 घंटे उसको मत हिलाइए, और जैसे आप अगले 24 घंटे नहीं हिलाएंगे तो वो पानी बैठ जाए, मतलब चूना नीचे हो जाएगा, पानी ऊपर बैठ जाएगा। उस पानी को निकाल करके रख लीजिए और 1 या 2 चम्मच सुबह और शाम आप रूटीन में लेते रहिए। तब आपको क्या होगा, वो पक्का कैल्शियम हो जाएगा। लेकिन हाँ, ये किनको नहीं लेना, ये उनको नहीं लेना चाहिए जिनको स्टोन बनने की बड़ी आदत है, इसीलिए ये नहीं लेना चाहिए। फिर धूम्रपान न करें, यानी जो मैंने कारण बताए उनको। लेकिन जिन महिलाओं को हार्मोनल चेंज हो रहे हैं, यानी रजोनिवृत्ति हो रही है, मोनोपॉज आ रहा है, ऐसी महिलाओं को इस प्रकार कैल्शियम के पदार्थ, धूप का सेवन, तनाव, इन पर अधिक काम करना चाहिए, अधिक उनको एक्सपोजर इन चीजों का मिलना चाहिए। और बच्चों को, खासकर छोटे बच्चों को जंक फूड, फास्ट फूड, इन चीजों से बचाकर हेल्दी फूड, ड्राई फ्रूट्स खिलाओ उनको, बादाम खिलाओ, काजू खिलाओ, पिस्ता खिलाओ, अखरोट खिलाओ, शहद खिलाओ। ये सारी चीजें बच्चों के लिए बहुत अच्छी हैं और खासकर एस्ट्रोजन जो हमारा है, ऐसी चीजें उनको नियमित रूप से लेते रहना चाहिए। फिर आता है निदान, यानी डायग्नोज कैसे करें ऑस्टियोपोरोसिस का। तो सामान्यतः पता तभी चलता है जब एक्सीडेंट हो जाता है, कोई दुर्घटना हो जाती है और हड्डी जल्दी टूट जाती है कम एक्सीडेंट में। लेकिन फिर भी एक्सरे में भी पता चल जाता है कि ऑस्टियोपोरोसिस है कि नहीं है। पर आजकल लेटेस्ट इसके टेस्ट आ गए हैं जिसमें डेक्सा स्कैन है और है क्वांटिटेटिव कंप्यूटेड टोमोग्राफी, ये भी एक है। और एडी, जैसे एडी पर ऑस्टियोपोरोसिस है कि नहीं है, इसके लिए अल्ट्रासाउंड भी पता कर देता है, बता देता है। बाकी एमआरआई वगैरह भी ऐसे हैं, लेकिन एक्सरे से और इन्हीं डेक्सा से ही पता चल जाता है कि ऑस्टियोपोरोसिस है या नहीं है। फिर है इसके बारे में कि इनके ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए। तो ध्यान रखना, पहले तो ये सारी चीजें जो आवश्यक हैं हड्डियों को मजबूत करने वाली, वो सारी चीजें खानी चाहिए, यही इसके उपयोग की हैं। लेकिन न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट बहुत उपयोगी और बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। तो अब मैं आपको बताता हूं ऑस्टियोपोरोसिस का न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट।
आगे ट्रीटमेंट का पॉइंट है गर्दन पर कैसे देना, तो इसमें टेल्को पाउडर का उपयोग करेंगे कान के नीचे, ठीक इस एरिया पर दोनों तरफ टेल्को पाउडर का उपयोग करेंगे। ये CNS लेफ्ट और राइट दोनों तरफ दिया जाता है, इसलिए 2 = 1 ऐसा गिना जाता है। कैसे, तो पहले लेफ्ट में देना है, देन राइट में देना है। तो लेफ्ट में हम यहाँ खड़े हो गए, गर्दन सीधी है, एक अंगूठा एक बार आया, उसके बाद दोबारा आया, ये हो गया 1 और ये 2 3 4। अब मैंने ये 4 दिया, ठीक इधर भी रिपीट करेंगे। तो कैसे देना है, गर्दन को पीछे ऐसे पकड़ना, राइट हैंड को गर्दन के पास आगे मुट्ठी बंद करके रखना, क्योंकि इधर आए तो अंगूठा ऊपर कान के नीचे से गर्दन तक, और उसी को दूसरे अंगूठे से भी रिपीट करना। 1 2 3 4। इधर भी 4 दिया था, इधर भी 4 दिया, क्योंकि मैंने CNS 1 4 टाइम दिया, 4 CNS 1। अभी मैं इसको 8 भी दूं तो कैसे, आगे वाला हाथ मुट्ठी बंद, पीछे वाले को गर्दन पे ऐसे पकड़ना, गर्दन सीधी, पेयर्स में प्रेशर समान, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें हाथ हिलना नहीं चाहिए। इसी प्रकार इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम मैंने दिया CNS 1, 8 इधर 8 इधर। पेयर्स में प्रेशर कितना जाना चाहिए, तो प्रेशर ठीक जाना चाहिए, लेकिन रोगी को दर्द नहीं होना चाहिए, झटके से नहीं जाना चाहिए, और कान से शुरू करके पूरा यहां तक लेके जाना, ऐसे नहीं जाना, ऐसे जाना है। तो ये छोटी छोटी बात है, ओवरलैप होना है, अलग अलग नहीं जाना, जहां से एक आया वहीं से दूसरा भी जाएगा। तो इस तरह से ये था पॉइंट CNS 1। पॉइंट का नाम है KU। कैसे देते हैं आपको बताता हूं। सबसे पहले रोगी को इस तरह से उल्टा लेटा लिया, 1.5 पिलो सेट कर लिया, पहले पूरा 1 पिलो लगाया, उसको आधा ओवरलैप करते हुए दूसरा पिलो लगाया, और चिन को अगले वाले तकिए के ऊपर रख दिया। रिलैक्स कंडीशन में पैरों को खोल करके और लेटा देना। दोनों पैरों के बीच में पर्याप्त डिस्टेंस लेकर खुद बैठना है, कोई ना कोई एक सपोर्ट लेकर के बैठना है, और एक पैर अपना मोड़ना है, और दूसरे पैर से रोगी की टेल बोन पर, जहां टेल बोन है, जहां हिप है, इस जगह पर अपनी एडी को रखना है, और एडी रखने के बाद हल्का सा प्रेशर जो कुंडलिनी का एरिया होता है उस जगह पर एडी से ऐसे देना है। कितने सेकंड देना है, ये बहुत महत्व की बात है। हो सकता है ये प्रेशर 6 सेकंड देना हो, 13 सेकंड देना हो, 20 सेकंड देना हो, 40 सेकंड देना हो, हर सेकंड का महत्व है। इसीलिए देने का तरीका आप ध्यान रखना, किसी भी पैर से दे सकते हैं, राइट या लेफ्ट। एक पैर मोड़ना ज्यादा अच्छा स्थिति यह है कि अपनी खुद भी अपनी एडी टेल बोन पर रहे, अपनी एडी हमारी टेल बोन पर रहे, अपनी जो देने वाला है उसकी टेल बोन पर रहे, और दूसरा पैर रोगी की टेल बोन से नीचे से एडी का हल्का प्रेशर डालते हुए, और इस प्रकार से शांत होकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब 20 सेकंड के बाद हल्का सा पैर यहां हटा लिया, यानी मैंने 20 सेकंड की कुंडली दी, इसीलिए ये 20 सेकंड था। ये मैं 13 सेकंड की भी देता, क्योंकि सभी प्रेशर की कुंडली के समय का अपना महत्व है। कितने सेकंड देना है, यही महत्व की बात है। तो इसमें सावधानी क्या रखनी चाहिए, कुंडलिनी क्योंकि वो टेल बोन का एंड है, इसीलिए जब भी आप ट्रीटमेंट देंगे कभी भी झटका नहीं लगना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, कभी भी गलत प्रेशर ऊपर, क्योंकि टेल बोन सबसे सॉफ्ट बोन होती है, अगर आपका प्रेशर गलत चला गया तो टेल बोन में फ्रैक्चर हो सकता है, टेल बोन में इंजरी हो सकती है, और वो रोगी को हमेशा जमीन पर बैठने में असुविधा का कारण बन सकती है। इसीलिए
जो हीलिंग का काम है वो हीलिंग के हिसाब से होना चाहिए। आपकी आंखें बंद हो, आप एकदम शांत हो और प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर, एक बार प्रेशर जितना गया उतना ही प्रेशर रखना है, अधिक प्रेशर नहीं जाना। जितना रोगी सहन कर सके उतना ही प्रेशर रखना है। रोगी को पूछ सकते हैं अभी ज्यादा तो नहीं है, वो कहते हैं ठीक है, देन उतना ही प्रेशर पर्याप्त है। तो ये था केयू ट्रीटमेंट। इसको सावधानी पूर्वक देंगे और अच्छे परिणाम लेंगे। पॉइंट का नाम है केयू। कैसे देते हैं आपको बताता हूं। सबसे पहले रोगी को इस तरह से उल्टा लेटा लिया, 1.5 पिलो सेट कर लिया। पहले पूरा एक पिलो लगाया, उसको आधा ओवरलैप करते हुए दूसरा पिलो लगाया और चिन को अगले वाले तकिए के ऊपर रख दिया। रिलैक्स कंडीशन में पैरों को खोल करके और लेटा देना। दोनों पैरों के बीच में पर्याप्त डिस्टेंस लेकर खुद बैठना है। कोई ना कोई एक सपोर्ट लेकर के बैठना है और एक पैर अपना मोड़ना है और दूसरे पैर से रोगी की टेल बोन पर, जहां टेल बोन है, जहां हिप है, इस जगह पर अपनी एडी को रखना है और एडी रखने के बाद हल्का सा प्रेशर जो कुंडलिनी का एरिया होता है उस जगह पर एडी से ऐसे देना है। कितने सेकंड देना है ये बहुत महत्व की बात है। हो सकता है ये प्रेशर 6 सेकंड देना हो, 13 सेकंड देना हो, 20 सेकंड देना हो, 40 सेकंड देना हो। हर सेकंड का महत्व है, इसीलिए देने का तरीका आप ध्यान रखना। किसी भी पैर से दे सकते हैं, राइट या लेफ्ट। एक पैर मोड़ना ज्यादा अच्छा स्थिति यह है कि अपनी खुद भी अपनी एडी टेल बोन पर रहे, अपनी एडी हमारी टेल बोन पर रहे, अपनी जो देने वाला है उसकी टेल बोन पर रहे और दूसरा पैर रोगी की टेल बोन से नीचे से एडी का हल्का प्रेशर डालते हुए और इस प्रकार से शांत होकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब 20 सेकंड के बाद हल्का सा पैर यहां हटा लिया, यानी मैंने 20 सेकंड की कुंडली दी, इसीलिए ये 20 सेकंड था। ये मैं 13 सेकंड की भी देता क्योंकि सभी प्रेशर की कुंडली के समय का अपना महत्व है। कितने सेकंड देना है यही महत्व की बात है। तो इसमें सावधानी क्या रखनी चाहिए, कुंडलिनी क्योंकि वो टेल बोन का एंड है, इसलिए जब भी आप ट्रीटमेंट देंगे कभी भी झटका नहीं लगना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, कभी भी गलत प्रेशर ऊपर, क्योंकि टेल बोन सबसे सॉफ्ट बोन होती है। अगर आपका प्रेशर गलत चला गया तो टेल बोन में फ्रैक्चर हो सकता है, टेल बोन में इंजरी हो सकती है और वो रोगी को हमेशा हमेशा जमीन पर बैठने में असुविधा का कारण बन सकती है। इसीलिए जो हीलिंग का काम है वो हीलिंग के हिसाब से होना चाहिए। आपकी आंखें बंद हो, आप एकदम शांत हो और प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर, एक बार प्रेशर जितना गया उतना ही प्रेशर रखना है, अधिक प्रेशर नहीं जाना। जितना रोगी सहन कर सके उतना ही प्रेशर रखना है। रोगी को पूछ सकते हैं अभी ज्यादा तो नहीं है, वो कहते हैं ठीक है, देन उतना ही प्रेशर पर्याप्त है। तो ये था केयू ट्रीटमेंट। इसको सावधानी पूर्वक देंगे और अच्छे परिणाम लेंगे। पॉइंट का नाम है केयू। कैसे देते हैं आपको बताता हूं। सबसे पहले रोगी को इस तरह से उल्टा लेटा लिया, 1.5 पिलो सेट कर लिया। पहले पूरा एक पिलो लगाया, उसको आधा ओवरलैप करते हुए दूसरा पिलो लगाया और चिन को अगले वाले तकिए के ऊपर रख दिया। रिलैक्स कंडीशन में पैरों को खोल करके और लेटा देना। दोनों पैरों के बीच में पर्याप्त डिस्टेंस लेकर खुद बैठना है। कोई ना कोई एक सपोर्ट लेकर के बैठना है और एक पैर अपना मोड़ना है और दूसरे पैर से रोगी की टेल बोन पर, जहां टेल बोन है, जहां हिप है, इस जगह पर अपनी एडी को रखना है और एडी रखने के बाद हल्का सा प्रेशर जो कुंडलिनी का एरिया होता है उस जगह पर एडी से ऐसे देना है। कितने सेकंड देना है ये बहुत महत्व की बात है। हो सकता है ये प्रेशर 6 सेकंड देना हो, 13 सेकंड देना हो, 20 सेकंड देना हो, 40 सेकंड देना हो। हर सेकंड का महत्व है, इसीलिए देने का तरीका आप ध्यान रखना। किसी भी पैर से दे सकते हैं, राइट या लेफ्ट।
एक पैर मोड़ना ज्यादा अच्छा स्थिति यह है कि अपनी खुद भी अपनी एड़ी टेल बोन पर रहे, अपनी एड़ी हमारी टेल बोन पर रहे, अपनी जो देने वाला है उसकी टेल बोन पर रहे, और दूसरा पैर रोगी की टेल बोन से नीचे से एड़ी का हल्का प्रेशर डालते हुए और इस प्रकार से शांत होकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब 20 सेकंड के बाद हल्का सा पैर यहां हटा लिया, यानी मैंने 20 सेकंड की कुंडली दी, इसीलिए ये 20 सेकंड था। ये मैं 13 सेकंड की भी देता, क्योंकि सभी प्रेशर की कुंडली के समय का अपना महत्व है। कितने सेकंड देना है यही महत्व की बात है। तो इसमें सावधानी क्या रखनी चाहिए? कुंडली नहीं, क्योंकि वो टेल बोन का एंड है, इसीलिए जब भी आप ट्रीटमेंट देंगे कभी भी झटका नहीं लगना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, कभी भी गलत प्रेशर ऊपर, क्योंकि टेल बोन सबसे सॉफ्ट बोन होती है। अगर आपका प्रेशर गलत चला गया तो टेल बोन में फ्रैक्चर हो सकता है, टेल बोन में इंजरी हो सकती है, और वो रोगी को हमेशा हमेशा जमीन पर बैठने में असुविधा का कारण बन सकती है। इसीलिए जो हीलिंग का काम है वो हीलिंग के हिसाब से होना चाहिए। आपकी आंखें बंद हो, आप एकदम शांत हो, और प्रेशर कांस्टेंट प्रेशर, एक बार प्रेशर जितना गया उतना ही प्रेशर रखना है, अधिक प्रेशर नहीं जाना, जितना रोगी सहन कर सके उतना ही प्रेशर रखना है। रोगी को पूछ सकते हैं अभी ज्यादा तो नहीं है, वो कहते हैं ठीक है, देन उतना ही प्रेशर पर्याप्त है। तो ये था केयू ट्रीटमेंट, इसको सावधानी पूर्वक देंगे और अच्छे परिणाम लेंगे। पॉइंट का नाम है RTHP। RTHP कैसे देते हैं? तो सबसे पहले रोगी को बाएं करवट लेटाना, मतलब दायां टांग ऊपर रहना चाहिए, इनको 90 डिग्री पर ऐसे फोल्ड करना चाहिए, और बीच में पिलो लगाना चाहिए। ये हटाया और ये पिलो यहां सेट किया। दोनों ऐसे सेट करने के बाद यहां पर जो हमारी बोन है, ये वाली बोन जो हिप बोन है, सबसे लंबी जो थाई बोन है, इसका जो एच है, इस पर 8 जगहों पर हमको प्रेशर देना है। कैसे कैसे देना है देखिए, ऊपर यहां, नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, हाथ के साथ से देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8। हमने यहां से शुरू किया था, बढ़ते 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 ऐसे, बढ़ते बढ़ते ऐसे गए। इसके बाद हल्का सा हमने रब किया और इस तरह से हमने ये दे दिया। इसका नाम था RTHP। और इनका नाम है LTHP। कैसे देते हैं आपको दिखाता हूं। तो सबसे पहले रोगी को दाहिनी करवट लेटाना, दाहिनी करवट लेटा के, ये मैंने शोल्डर्स इसीलिए बैलेंस किए जिससे ये दोनों शोल्डर्स राइट डायरेक्शन में हो जाए, और इस तरह से रोगी के दोनों घुटनों के बीच में ये मैंने, ये पोजीशन है, इसमें ये पिलो लगा लिया। पिलो इसलिए लगाया जिससे कि जब प्रेशर यहां जाए तो घुटना आपस में टकराए नहीं। ये जो लॉन्ग बोन है उसको 8 जगहों पर, लॉन्ग बोन को ऐसे 1 2 3 4, यानी ये है ना, 4 ऊपर और 4 नीचे, ऐसे देना है। तो कैसे देना है देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाथ घूम गया मेरा, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि बोन के सब तरफ से हमको देना था। हल्का सा यहाँ क्लॉकवाइज करना, हल्का सा क्लॉकवाइज करना, और हल्की मसाज करके इसको ऐसे छोड़ दो। इस पॉइंट का नाम है LTHP। पॉइंट का नाम है CNS1। कैसे है? रोगी को कुर्सी पर बैठाना,
पॉइंट है गर्दन पर, कैसे देना? तो इसमें टेलिकॉम पाउडर का उपयोग करेंगे। कान के नीचे ठीक इस एरिया पर दोनों तरफ टेलिकॉम पाउडर का उपयोग करेंगे। ये CNS लेफ्ट और राइट दोनों तरफ दिया जाता है, इसलिए 2 = 1 ऐसा गिना जाता है। कैसे? तो पहले लेफ्ट में देना है, देन राइट में देना है। तो लेफ्ट में हम यहाँ खड़े हो गए, गर्दन सीधी है, एक अंगूठा एक बार यहाँ, उसके बाद दोबारा आया, ये हो गया 1 और ये 2 3 4। अब मैंने ये 4 दिया, ठीक इधर भी रिपीट करेंगे। तो कैसे देना है? गर्दन को पीछे ऐसे पकड़ना, राइट हैंड को गर्दन के पास आगे मुट्ठी बंद करके रखना, क्योंकि इधर आए तो अंगूठा ऊपर कान के नीचे से गर्दन तक, और उसी को दूसरे अंगूठे से भी रिपीट करना। 1 2 3 4। इधर भी 4 दिया था, इधर भी 4 दिया, क्योंकि मैंने CNS 1 4 टाइम दिया, 4 CNS 1। अभी मैं इसको 8 भी दूं तो कैसे? आगे वाला हाथ मुट्ठी बंद, पीछे वाले को गर्दन पर ऐसे पकड़ना, गर्दन सीधी, पेयर्स में प्रेशर समान। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें हाथ हिलना नहीं चाहिए। इसी प्रकार इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 टाइम मैंने दिया CNS 1, 8 इधर 8 इधर। पेयर्स में प्रेशर कितना जाना चाहिए? तो प्रेशर ठीक जाना चाहिए, लेकिन रोगी को दर्द नहीं होना चाहिए, झटके से नहीं जाना चाहिए, और कान से शुरू करके पूरा यहां तक लेके जाना, ऐसे नहीं जाना, ऐसे जाना है। तो ये छोटी छोटी बात है, ओवरलैप होना है, अलग अलग नहीं जाना, जहां से एक आया वहीं से दूसरा भी जाएगा। तो इस तरह से ये था पॉइंट CNS 1। अब बात करते हैं N1 की। N1 की पोजीशन क्या है? तो पहले तकिया इसी जगह रहेगा। N1 का पॉइंट है जब हमने ये पैर मोड़ा, तो जो हमने N3 दिया था उससे 2 अंगुल नीचे यहां, लेकिन ये N1 पॉइंट हमारी जंघा पर इससे हटकर 1 2 और 3 दोनों जगहों पर, ये 3 जगह पर, यानी घुटने से जस्ट ऊपर नीचे वाला पॉइंट, पहला पॉइंट यहां से लगभग 3 अंगुल नीचे, ये दूसरा पॉइंट यहां, और तीसरा पॉइंट यहां। इसी प्रकार से इधर भी 2 से 3 अंगुल नीचे, यहां पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, यानी तीसरा पॉइंट घुटने के पास, दूसरा पॉइंट मिडिल में, और पहला पॉइंट अपर थोड़ा सा छोड़कर। पैरों की पोजीशन वही रहेगी। स्टैंड्स थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे, क्योंकि तब हम यहां थे, अब हम थोड़ा नीचे आ जाएंगे, क्योंकि हमें 3 पॉइंट्स पर बिना स्टैंड्स को ज्यादा मूवमेंट किए आगे पीछे जाना है। तरीका वही, पहले यहां खड़े हुए थे, अब हम यहां खड़े होंगे पहले पॉइंट पर। देखिए दोनों पैर समान, प्रेशर बाहर नहीं, सीधा भी नहीं, हल्का सा नीचे, हल्का सा नीचे करेंगे तो दर्द नहीं होगा। और हमने डाल दिया 1 2 3 4 5 6। अगले पॉइंट पर प्रेशर डालेंगे, ये 1 2 3 4 5 6। तीसरे पॉइंट पर प्रेशर डालेंगे, घुटने पर नहीं डालना, घुटने से जस्ट ऊपर। 1 2 3 4 5 6। अगर इसी को दोबारा रिपीट करना हो तो यहीं से फिर से उसी जगह आएंगे। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6, और नीचे 1 2 3 4 5 6, और धीरे से उतर जाएंगे। N4, तो हमने पिल्लो हटाया। N4 की पोजीशन क्या होगी वो मैं आपको बताता हूं। तकिया
N4 के लिए यही लगाएगा, दोनों पैर बिल्कुल उसी प्रकार से N1 की तरह से, और खड़े होने की जगह रोगी के दाईं तरफ हिप पॉइंट के पास, दूसरा स्टैंड हमसे थोड़ा सा दूर, और ये वाला स्टैंड जितना नजदीक हो उतना नजदीक। पैर बिल्कुल उसी जगह पर जाएगा, केवल बाईं टांग पर ही प्रेशर जाएगा। ये पॉइंट है N4। N4 यहां, यहां और यहां। तो अब हम बात कर रहे हैं पॉइंट N4 की। ये बिल्कुल जॉइंट के पास, यहां और यहां, ये N4 पॉइंट। N4 ये सीधा प्रेशर 1 2 3 4 5 6, तीसरी जगह मिडिल पॉइंट 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। यही रिपीट भी कर सकते हैं। तो 1 2 3 पॉइंट में इसको हमने दिया। ये हो गया N4। अभी N5 पहले जंघा के पास प्रेशर हल्का इनसाइड, पूरे पंजे से एड़ी और अंगुलियों को बचाकर। 1 2 3 4 5 6। तुरंत बाद बीच में 1 2 3 4 5 6। इसी प्रकार नीचे वाला पॉइंट 1 2 3 4 5 6। इसी को फिर से रिपीट कर रहे हैं हम। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। और यही नीचे 1 2 3 4 5 6। ये हमने N5 कंप्लीट किया। पॉइंट N6। N6 में खड़े होने की स्थिति, एड़ी जमीन पर, पंजा एल्बो जॉइंट के पास। हमें इसको 3 पॉइंट्स में लेना है, एक यहां, दूसरा यहां, तीसरा यहां। इसी प्रकार से जंघा भी यहां एक, दूसरा यहां, तीसरा यहां, 3 जगहों पर लेना है। जंघा के पॉइंट वही हैं जो हम अब तक ले रहे हैं। बाजू के पॉइंट्स जरूर ध्यान करने हैं। खड़े होने का तरीका, पहले हम अपना वजन एड़ी पर लें, पहले अपना वजन एड़ी पर, और हल्का सा टच करें पंजा, हथेली ऊपर की तरफ। अपने स्टैंड पर अपना लगाएं वजन, संतुलन बनाएं, एड़ी पर अपना वजन रखें, दूसरा पैर उठाकर जंघा पर इस प्रकार से रखना है। देख लो, यानी मैंने पैर ऐसे रखा। अभी तक पैर हमारे ऐसे चल रहे थे, अभी ये पैर का डायरेक्शन इनसाइड आएगा, इसीलिए प्रेशर का एरिया हमारा यहां से यहां तक होगा, एडी और पंजा नहीं होंगे, पूरा पैर ऐसे जाएगा। देखिए कैसे शुरू करते हैं। N6 पैर यहां, अभी हमने प्रेशर नहीं डाला, ये पैर रखा, खड़े हुए और एक साथ प्रेशर स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6। यहीं से ये पैर नीचे किया बीच में, और इस वाले पैर को भी नीचे लेकर गए, स्टार्ट किया। 1 2 3 4 5 6। इसी तरह से ये नीचे लेकर गए यहां, और इसको भी नीचे लेकर गए, स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6। उतरते समय अपना वजन एड़ी पर लेना, पंजे को हटाना, तब इसको नीचे लेना। पॉइंट N7 खड़े होने की पोजीशन, एड़ी एल्बो जॉइंट के पास, पंजा कोहनी से लेकर यहां तक 3 हिस्सों में आएगा। पहले पोजीशन पर नंबर 1 पर आएंगे एल्बो जॉइंट के पास, दूसरा पैर जंघा के मूल में, मिडिल में और नी के पास। पहला पॉइंट N7 का स्टार्ट करते हैं। सीधे खड़े होना, वजन डालना, स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6। मिडिल पॉइंट
1 2 3 4 5 6। तीसरा पॉइंट 1 2 3 4 5 6 और धीरे से एडी पर वजन डाला और ऐसे उतर गए। ये पॉइंट हो गया N7। पॉइंट नंबर N3 में तकिया दोनों जंघाओं के नीचे एक पिलो लगाना और सेट करना। थोड़ा सा पैरों में अंतर होने के बाद स्टैंड्स हमारे हिप्स के, रोगी के हिप्स के पास में दोनों स्टैंड्स या कुर्सी बीच में खड़े होकर या साइड में खड़े होकर पहले एक पैर कहां पर प्रेशर डालना है ध्यान करिए। तो N3 है जो हमारा ये जॉइंट है, यहां से ये जॉइंट है थाई जॉइंट, यहां पर हमारा पैर, इधर वाला पैर इधर आएगा और इधर वाला पैर इधर जाएगा। ये जगह हमारे दोनों पैरों की होगी, मतलब हमारे पैर का एक हिस्सा इधर स्पर्श करेगा और बाकी पैर थाइस पर रहेगा। कैसे है अब आप देखिए, यहां देखिए दोनों पंजे साइड में खुले रहेंगे। अगर पंजे अंदर है तो दर्द का कारण हो गए। पूरा शरीर रिलैक्स, दोनों हाथ ऊपर की दिशा में। हमने अपने को एक पैर रखा, अभी अपना संतुलन अपने ऊपर बनाया। दूसरा पैर रोगी के दूसरी जांघ पर रखा। हमारी एरिया मिली हुई होनी चाहिए, पंजे बाहर की तरफ, जो पेल्विक बोन है उसको स्पर्श करते हुए अभी हमारा वजन नहीं डाला। यहां प्रेशर हल्का इनसाइड जाएगा, बाहर नहीं, सीधा भी नहीं, थोड़ा सा ये इनसाइड ऐसे, यानी ये हमारा प्रेशर ऐसे हमने डाला। और प्रेशर से रिलीज करने का तरीका क्या होगा, हल्का सा घुटने मोड़ने और वजन अपने स्टैंड्स पर और हल्का ऐसा। यहां पैर उठा भी सकते हैं लेकिन शरीर से छोड़ने नहीं है। ये क्रम है हमारा। अब मैं शुरू करता हूं। ये 1 2 3 4 5 6 एक हो गया, तुरंत बाद 1 2 3 4 5 6, फिर यहीं से 1, ये तीसरी बार कर रहा हूं 4 5 6 और यही काम मैंने किया यहां 1 2 3 4 5 6 और यही मैंने किया यहां छठी बार 1 2 3 4 5 6, यही 7वीं बार। और सीधा होना चाहिए, एकदम सीधे, इस प्रकार से रहना बहुत जरूरी है। और फिर 8वीं बार प्रेशर डाला 1 2 3 4 5 6 और तुरंत वजन अपना लिया और धीरे से पैर साइड किया और उतर गए। ये था पॉइंट N3। N4 तो हमने पिलो हटाया। N4 की पोजीशन क्या होगी वो मैं आपको बताता हूं। तकिया N4 के लिए यही लगा रहेगा, दोनों पैर बिल्कुल उसी प्रकार से N1 की तरह से, और खड़े होने की जगह रोगी के दाईं तरफ हिप पॉइंट के पास, दूसरा स्टैंड हमसे थोड़ा सा दूर और ये वाला स्टैंड जितना नजदीक हो उतना नजदीक। पैर बिल्कुल उसी जगह पर जाएगा, केवल बाईं टांग पर ही प्रेशर जाएगा। ये पॉइंट है N4। N4 यहां, यहां और यहां। तो अब हम बात कर रहे हैं पॉइंट N4 की। ये बिल्कुल जॉइंट के पास, यहां और यहां, ये N4 पॉइंट। N4 ये सीधा प्रेशर 1 2 3 4 5 6, तीसरी जगह मिडिल पॉइंट 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यही रिपीट भी कर सकते हैं। तो 1 2 3 पॉइंट में इसको हमने दिया। ये हो गया N4। पॉइंट
N6। N6 में खड़े होने की स्थिति, एडी जमीन पर, पंजा एल्बो जॉइंट के पास। हमें इसको 3 पॉइंट्स में लेना है, एक यहां, दूसरा यहां, तीसरा यहां। इसी प्रकार से जंघा भी यहां एक, दूसरा यहां, तीसरा यहां, 3 जगहों पर लेना है। जंघा के पॉइंट वही है जो हम अब तक ले रहे हैं, बाजू के पॉइंट्स जरूर ध्यान करने हैं। खड़े होने का तरीका, पहले हम अपना वजन एड़ी पर लें, पहले अपना वजन एड़ी पर और हल्का सा टच करें पंजा, हथेली ऊपर की तरफ, अपने स्टैंड्स पर अपना लगाएं वजन, संतुलन बनाएं, एड़ी पर अपना वजन रखें, दूसरा पैर उठाकर जंघा पर इस प्रकार से रखना है। देख लो, यानी मैंने पैर ऐसे रखा, अभी तक पैर हमारे ऐसे चल रहे थे, अब ये पैर का डायरेक्शन इनसाइड आएगा, इसीलिए प्रेशर का एरिया हमारा यहां से यहां तक होगा, एडी और पंजा नहीं होंगे, पूरा पैर ऐसे जाएगा। देखिए कैसे शुरू करते हैं। N6, पैर यहां, अभी हमने प्रेशर नहीं डाला, ये पैर रखा, खड़े हुए और एक साथ प्रेशर स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6, यहीं से ये पैर नीचे किया बीच में और इस वाले पैर को भी नीचे लेकर गए, स्टार्ट किया। 1 2 3 4 5 6, इसी तरह से ये नीचे लेकर गए यहां और इसको भी नीचे लेकर गए, स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6। उतरते समय अपना वजन एड़ी पर लेना, पंजे को हटाना, तब इसको नीचे लेना। N2 में क्या करना है, ये तकिया घुटने से नीचे, हो सकता है यहां 2 तकिया का उपयोग करें तो ये दूसरा तकिया हम यहां से हटा सकते हैं, या अन्य तकिया घुटनों के नीचे लगाना है तो हमने खुद होकर तकिए को सेट करना, पहला यहां और दूसरा तकिया यहां। 2 तकिए, एक घुटने से नीचे और एक घुटने से ऊपर। अभी N2 के अंदर घुटने से नीचे 1 2 एंड 3 पॉइंट में इसका प्रेशर डालना है। देखिए कैसे, वही तरीका, स्टैंड्स हमने थोड़ा नीचे ले लिए, पहले यहां थे, अब यहां हो गए, अब यहां हो गए। अभी हमने एक पैर हमने यहां रखा, अब ये पैर का प्रेशर सीधा जाएगा, ये और ये समान अंतर पर, ये 1 2 3 4 5 6, इससे नीचे बीच में लेके गए, 1 2 3 4 5 6, यहां 1 2 3 4 5 6, और फिर से पहले पॉइंट पर आए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। N4, तो हमने पिल्लो हटाया। N4 की पोजीशन क्या होगी वो मैं आपको बताता हूं। तकिया N4 के लिए यही लगा रहेगा, दोनों पैर बिल्कुल उसी प्रकार से N1 की तरह से, और खड़े होने की जगह रोगी के दाईं तरफ, हिप पॉइंट के पास, दूसरा स्टैंड हमसे थोड़ा सा दूर, और ये वाला स्टैंड जितना नजदीक हो उतना नजदीक। पैर बिल्कुल उसी जगह पर जाएगा, केवल बाईं टांग पर ही प्रेशर जाएगा। ये पॉइंट है N4। N4 यहां, यहां और यहां। तो अब हम बात कर रहे हैं पॉइंट N4 की। ये बिल्कुल जॉइंट के पास, यहां और यहां, ये N4 पॉइंट। N4 ये सीधा प्रेशर 1 2 3 4 5 6, तीसरी जगह मिडिल पॉइंट 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4
6। यही रिपीट भी कर सकते हैं। तो 1 2 3 3 पॉइंट में इसको हमने दिया। ये हो गया N4। पॉइंट N6। N6 में खड़े होने की स्थिति, एडी जमीन पर, पंजा एल्बो जॉइंट के पास। हमें इसको 3 पॉइंट्स में लेना है, एक यहां, दूसरा यहां, तीसरा यहां। इसी प्रकार से जंघा भी यहां एक, दूसरा यहां, तीसरा यहां, 3 जगहों पर लेना है। जंघा के पॉइंट वही है जो हम अब तक ले रहे हैं। बाजू के पॉइंट्स जरूर ध्यान करने हैं। खड़े होने का तरीका, पहले हम अपना वजन एड़ी पर लें, पहले अपना वजन एड़ी पर और हल्का सा टच करें पंजा, हथेली ऊपर की तरफ। अपने स्टैंड पर अपना लगाए वजन संतुलन बनाए, एड़ी पर अपना वजन रखें, दूसरा पैर उठाकर जंघा पर इस प्रकार से रखना है। देख लो, यानी मैंने पैर ऐसे रखा। अभी तक पैर हमारे ऐसे चल रहे थे, अब ये पैर का डायरेक्शन इनसाइड आएगा, इसीलिए प्रेशर का एरिया हमारा यहां से यहां तक होगा, एड़ी और पंजा नहीं होंगे, पूरा पैर ऐसे जाएगा। देखिए कैसे शुरू करते हैं। N6, पैर यहां, अभी हमने प्रेशर नहीं डाला, ये पैर रखा, खड़े हुए और एक साथ प्रेशर स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6। यहीं से ये पैर नीचे किया बीच में और इस वाले पैर को भी नीचे लेकर गए, स्टार्ट किया। 1 2 3 4 5 6। इसी तरह से ये नीचे लेकर गए यहां और इसको भी नीचे लेकर गए, स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6। उतरते समय अपना वजन एड़ी पर लेना, पंजे को हटाना, तब इसको नीचे लेना। N4, तो हमने पिल्लो हटाया। N4 की पोजीशन क्या होगी वो मैं आपको बताता हूं। तकिया N4 के लिए यही लगा रहेगा, दोनों पैर बिल्कुल उसी प्रकार से N1 की तरह से, और खड़े होने की जगह रोगी के दाईं तरफ, हिप पॉइंट के पास, दूसरा स्टैंड हमसे थोड़ा सा दूर और ये वाला स्टैंड जितना नजदीक हो उतना नजदीक। पैर बिल्कुल उसी जगह पर जाएगा, केवल बाईं टांग पर ही प्रेशर जाएगा। ये पॉइंट है N4। N4 यहां, यहां और यहां। तो अब हम बात कर रहे हैं पॉइंट N4 की। ये बिल्कुल जॉइंट के पास, यहां और यहां, ये N4, पॉइंट N4। ये सीधा प्रेशर 1 2 3 4 5 6। तीसरी जगह मिडिल पॉइंट 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। यही रिपीट भी कर सकते हैं। तो 1 2 3 3 पॉइंट में इसको हमने दिया। ये हो गया N4। पॉइंट N6। N6 में खड़े होने की स्थिति, एडी जमीन पर, पंजा एल्बो जॉइंट के पास। हमें इसको 3 पॉइंट्स में लेना है, एक यहां, दूसरा यहां, तीसरा यहां। इसी प्रकार से जंघा भी यहां एक, दूसरा यहां, तीसरा यहां, 3 जगहों पर लेना है। जंघा के पॉइंट वही है जो हम अब तक ले रहे हैं। बाजू के पॉइंट्स जरूर ध्यान करने हैं। खड़े होने का तरीका, पहले हम अपना वजन एड़ी पर लें, पहले अपना वजन एड़ी पर और हल्का सा टच करें पंजा, हथेली ऊपर की तरफ। अपने स्टैंड पर अपना लगाए वजन संतुलन बनाए, एड़ी पर अपना वजन रखें, दूसरा पैर उठाकर जंघा पर इस प्रकार से रखना है। देख लो, यानी मैंने पैर ऐसे रखा। अभी तक पैर हमारे ऐसे चल रहे थे, अब ये पैर का डायरेक्शन इनसाइड आएगा, इसीलिए प्रेशर का एरिया हमारा यहां से यहां तक होगा, एड़ी और पंजा नहीं होंगे, पूरा पैर ऐसे जाएगा। देखिए कैसे शुरू करते हैं। N6, पैर यहां, अभी हमने प्रेशर नहीं डाला, ये पैर रखा, खड़े हुए और एक साथ प्रेशर स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6। यहीं से
ये पैर नीचे किया बीच में और इस वाले पैर को भी नीचे लेकर गए, स्टार्ट किया 1 2 3 4 5 6। इसी तरह से ये नीचे लेकर गए यहां और इसको भी नीचे लेकर गए, स्टार्ट 1 2 3 4 5 6। उतरते समय अपना वजन एड़ी पर लेना, पंजे को हटाना, तब इसको नीचे लेना। अब बात करते हैं N1 की। N1 की पोजीशन क्या है? तो पहले तकिया इसी जगह रहेगा। N1 का पॉइंट है जब हमने ये पैर मोड़ा तो जो हमने N3 दिया था उससे 2 अंगुल नीचे यहां, लेकिन ये N1 पॉइंट हमारी जंघा पर इससे हटकर 1 2 और 3 दोनों जंघाओं पर, ये 3 जगह पर यानी घुटने से जस्ट ऊपर नीचे वाला पॉइंट, पहला पॉइंट यहां से लगभग 3 अंगुल नीचे, ये दूसरा पॉइंट यहां और तीसरा पॉइंट यहां। इसी प्रकार से इधर भी 2 से 3 अंगुल नीचे, यहां पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, यानी तीसरा पॉइंट घुटने के पास, दूसरा पॉइंट मिडिल में और पहला पॉइंट अपर थोड़ा सा छोड़कर। पैरों की पोजीशन वही रहेगी। स्टैंड्स थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे क्योंकि तब हम यहां थे, अब हम थोड़ा नीचे आ जाएंगे क्योंकि हमें 3 पॉइंट्स पर बिना स्टैंड्स को ज्यादा मूवमेंट किए आगे पीछे जाना है। तरीका वही, पहले यहां खड़े हुए थे, अब हम यहां खड़े होंगे पहले पॉइंट पर। देखिए दोनों पैर समान, प्रेशर बाहर नहीं, सीधा भी नहीं, हल्का सा नीचे। हल्का सा नीचे करेंगे तो दर्द नहीं होगा। और हमने डाल दिया 1 2 3 4 5 6। अगले पॉइंट पर प्रेशर डालेंगे, ये 1 2 3 4 5 6। तीसरे पॉइंट पर प्रेशर डालेंगे, घुटने पर नहीं डालना, घुटने से जस्ट ऊपर, 1 2 3 4 5 6। अगर इसी को दोबारा रिपीट करना हो तो यहीं से फिर से उसी जगह आएंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और नीचे 1 2 3 4 5 6 और धीरे से उतर जाएंगे। ये हो गया N1। N4 तो हमने पिल्लो हटाया। N4 की पोजीशन क्या होगी वो मैं आपको बताता हूं। तकिया N4 के लिए यही लगा रहेगा, दोनों पैर बिल्कुल उसी प्रकार से N1 की तरह से, और खड़े होने की जगह रोगी के दाईं तरफ, हिप पॉइंट के पास, दूसरा स्टैंड हमसे थोड़ा सा दूर और ये वाला स्टैंड जितना नजदीक हो उतना नजदीक। पैर बिल्कुल उसी जगह पर जाएगा, केवल बाईं टांग पर ही प्रेशर जाएगा। ये पॉइंट है N4। N4 यहां, यहां और यहां। तो अब हम बात कर रहे हैं पॉइंट N4 की। ये बिल्कुल जॉइंट के पास, यहां और यहां, ये N4 पॉइंट। N4 ये सीधा प्रेशर 1 2 3 4 5 6। तीसरी जगह मिडिल पॉइंट 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। यही रिपीट भी कर सकते हैं। तो 1 2 3 पॉइंट में इसको हमने दिया। ये